दोस्तों आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। आपका बहुत स्वागत है आपके अपने शो दानिश की ज़ुबानी में। इस दुनिया में तरह तरह के लोग होते हैं और तरह तरह के सबके अलग अलग शौक होते हैं। इन्हीं में कुछ लोग हैं जो पुराने गढ़े हुए राजा महाराजाओं के खजाने को ढूंढते हैं और इसी तरीके से वो जो पुराने खंडर हैं या पुराने मंदिर हैं या कोई ऐसा समुद्र है या कोई म्यूजियम है, मस्जिद है या कोई महल है, वहाँ पर जाते हैं और उनकी तलाश यही होती है किसी भी तरीके से गढ़ा हुआ खजाना मिल जाए। मतलब एक तरीके से रखी दिखाई चीज़ मिल जाए, कमाना ना पड़े। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। फ्रांस में एक शहर है निस। वहाँ पर एक बैंक है जिसका नाम है सोसाइटी जनरल बैंक। वो बैंक इतना मजबूत होता है कि उसकी जो दीवारें हैं वो लोहे की हैं, छत लोहे की है और उसका गेट करीब 20 टन लोहे का है। और उसके अंदर ना कोई रोशनदान है और ना ही कोई विंडो है। मतलब एक तरीके से अगर कहें कि उस गेट को अगर छोड़ दें, उसके अलावा उसके अंदर कोई मक्खी या कोई मच्छर अ, भी उसके अंदर नहीं घुस सकता। जो भी है बस वो एक उसके अंदर गेट ही है और उसकी दीवार और छत और सब वो लोहे की है। अब ये कहानी है 19 जुलाई 1976 की, 1976। जो बैंक के कर्मचारी आते हैं और वो गेट को जो है रोज की तरह आते हैं और गेट खोलना है और बैंक में अंदर जाना है और बैंक का जो काम है वो शुरू करना है। तो वो लोग बैंक का जो गेट खोलते हैं तो वो बैंक का गेट खुलता नहीं है उनसे। मतलब एक तरीके से वो जाम है। अब वो काफ़ी कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं खुलता, क्योंकि एक दो बार ये चीज़ पहले भी हो चुकी थी। उनके लिए ये कोई नई चीज़ नहीं थी। तो वो उस कंपनी से कांटेक्ट करते हैं जिस कंपनी से उस गेट को बनवाया गया था। तो पिछली बार भी वो जब ये गेट जाम हुआ था तो उसको कंपनी से कांटेक्ट करा गया था और वो लोग आए और उन्होंने आकर अपने उसको उसकी पूरी जानकारी थी। वो जहाँ से भी फंस रहा था वो उसको खोल देते थे और उसको रिपेयर करते थे, आगे से ऐसा ना हो, और वो लोग चले जाते। तो उनको वही याद आया पिछली बार की तरह। उन्होंने वहाँ उस कंपनी को कांटेक्ट किया और उनके कर्मचारियों को बुलाया और बताया कि बैंक का गेट खुल नहीं रहा है। अब वो लोग उसको देखते हैं और वो कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं खुलता। अब उसमें काफ़ी वक्त लगता है, करीब 3 घंटे उनको मेहनत करते करते हो जाते हैं। इसमें जो बैंकिंग के लिए कस्टमर आते हैं वो लोग भी परेशान होते हैं और वो भी एक तरीके से नाराज़, और कुछ कुछ लोग चिल्लाने लगते हैं कि हमें बैंक का कोई काम करना है। क्योंकि जो बात है 1976 की है और उस टाइम पर आपको और हमें सब पता है कि एटीएम वगैरह नहीं थे, कोई नेट बैंकिंग नहीं होती थी। जो भी काम होता था जाकर ही, फिजिकली जाकर ही वो बैंक से ही होता था। कोई भी लेन देन हो, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। तो जाहिर सी बात है, इतना बड़ा बैंक था और पूरी सिक्योरिटी के एक तरीके से मजबूती थी उसकी। वो लोग उस पर भरोसा करते थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट और ज़्यादा से ज़्यादा लॉकर उसके अंदर थे। तो भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। तो करीब 3 घंटे का जब वक्त गुजर जाता है और वो गेट नहीं खुलता, तो फिर आपस में मशवरा करके यही फाइनल करा जाता है कि भाई इसके अंदर एक ड्रिल से हॉल करा जाए, क्योंकि दीवारें भी उसकी लोहे की थी और दोनों तरफ से ईंट और सीमेंट से मजबूती से वो बनी हुई थी। तो क्योंकि जो कंपनी वाले थे जिन लोगों ने उस गेट को बनाया था, उनको लगा कि इसमें ड्रिल करते हैं और उसके अंदर से हाथ डाल के देखेंगे कि अंदर से ये कहाँ फंसा हुआ है। तो वो लॉक की साइड से उसमें हॉल करते हैं। उसमें भी उनको काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया 20 टन का वो भारी गेट था। तो काफ़ी टाइम में वो हॉल होता है। उसके बाद वो अंदर हाथ डालकर चेक करते हैं। तो वो बड़े हैरान होते हैं। उनको लगता है कि अंदर से जैसे किसी ने उसको चिपका दिया है, एक तरीके से जैसे किसी ने वेल्ड कर दिया है अंदर से, क्योंकि लोहे का दरवाज़ा है और वेल्डिंग की मशीन से अगर कोई भी उसको वेल्ड करेगा तो जाहिर सी बात है वो परमानेंट ब्लॉक हो जाएगा। अब वो हाथ से महसूस करते हैं और बताते हैं कि मुझे लग रहा है कि अंदर से गेट पूरी तरह से वेल्ड है। अब ये सुनकर और भी परेशान होते हैं कि अब कैसे करें, क्योंकि चारों तरफ से बैंक पूरी तरह से सिक्योर है। तो फिर फाइनल करा जाता है कि इसकी जो है दीवार में कोई बड़ा हॉल करा जाए, जो एक आदमी अंदर जाकर इसमें चेक करे कि क्या वजह है। क्योंकि उनको भी यकीन नहीं आ रहा था कि अंदर से वेल्ड कोई कैसे कर देगा जब कोई गेट ही नहीं खुला हुआ है, चाबी हमारे पास है। तो ऐसे कैसे हो सकता है, इसके अंदर तो कोई जा ही नहीं सकता।
तो फिर उसकी दीवार में एक बड़ा छेद करा जाता है, एक हॉल करा जाता है, और उसके अंदर से एक आदमी अंदर जाता है, और अंदर जाकर उसकी एक तरीके से चीख निकल जाती है। वो एकदम परेशान होता है, और वो जल्दी से बाहर आके बताता है कि अंदर तो सब कुछ लुट चुका है, और सारे लॉकर टूटे हुए पड़े हैं, और जो इसमें जो बैंक के जो पैसे हैं, जो उसका स्ट्रॉन्ग रूम है वो टूटा हुआ है, और अंदर तो कुछ भी नहीं है। अब ये सुनकर एकदम हाहाकार मच जाता है, और उस हॉल को बड़ा करा जाता है, और पुलिस को सूचना दी जाती है, और पुलिस वहाँ पर आती है। पुलिस के आने के बाद फिर एक जो कारीगर है वेल्डिंग मशीन लेकर अंदर जाता है, और जो वेल्ड हुआ हुआ था उसको काटता है, और उसके बाद फिर पुलिस अंदर जाती है। अंदर जाने के बाद जो देखकर सब चौंक जाते हैं कि वहाँ पर सारी चीज़ें गायब हैं, सारा पैसा, सारी ज्वेलरी, सारे इसके अंदर जो हीरे जवाहरात थे, सब के सब वहाँ से गायब। और एक दीवार पर एक मैसेज लिखा हुआ था, जिसमें एक तरीके से जैसे पुलिस को चिढ़ाया जाता है कि देखो, हमने बड़ी शांति के साथ, बिना किसी खून खराबे के और बिना हथियार के, और हमने आपके बैंक को लूट लिया। अब ये एक मैसेज था। अब वहाँ पर बैंक के चारों तरफ देखा जाता है, तो वहाँ देखते हैं बीच में एक गड्ढा है, मतलब सुरंग है। अब वो सुरंग को देखते हैं। अब जाहिर सी बात है, अगर सुरंग यहाँ है तो कहीं ना कहीं तो निकली होगी। अब उसके अंदर पुलिस वाले का जो अगला टारगेट यही होता है कि इसके अंदर उतर कर देखा जाए कहाँ पर निकल रही है। तो पुलिस उसके अंदर उतरती है और जाकर देखती है कि वो धीरे धीरे उसके अंदर आप कौनी के बल जाती है, और जाने के बाद वो एक सीवर में मिलती है। करीब 26-27 फुट दूर जाकर वो एक सीवर में मिल जाती है, और सीवर जो फिर आगे की तरफ जा रहा है, और फिर सीवर के ढक्कन से वो बाहर निकलते हैं, और जाकर देखते हैं, उनकी समझ में आ जाता है कि चोरी यहीं से हुई है। तो उस सीवर के अंदर करीब 27 गैस सिलेंडर मिलते हैं, और जो वो सुरंग थी उसके अंदर बाकायदा वेंटिलेशन फैन मिलते हैं, जो ऑक्सीजन की वजह से दम ना घुट जाए, ऑक्सीजन कम होने की वजह से, तो जो उसकी गैस है वो बाहर निकलती रहे। कुछ खाना मिलता है, कुछ खाया हुआ, कुछ अधूरा, इस तरह का कुछ खाना वहाँ पर मिलता है, और कुछ कटर वगैरह मिलते हैं। ये सारी चीज़ें पुलिस वहाँ से बरामद करती है। और उसके बाद फिर जो पुलिस होती है वो हिसाब, बैंक मैनेजर हिसाब लगाते हैं कि क्या क्या चोरी हुआ है, कितना चोरी हुआ है। तो वो टोटल हिसाब लगाते हैं, जो लॉकरों के अंदर जो हीरे जवाहरात, ज्वेलरी थी, और जो कैश था, तो वो हिसाब लगाते हैं। करीब 900 करोड़ रुपए का माल और पैसा जो चोर हैं वो लेकर चले गए। अब पुलिस इसकी तलाश में लगती है, सिलेंडर कहाँ से आए, कटर कहाँ से आए, लेकिन कहीं से कुछ भी पुलिस को सुराग नहीं मिलता, और पुलिस परेशान। करीब 3 महीने गुजर जाते हैं पुलिस को इसकी तलाश करते करते, लेकिन पुलिस के हाथ में कोई भी क्लू नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने काम इतनी सफाई से करा था कि किसी तरह का उन्होंने कोई क्लू ही नहीं वहाँ पर छोड़ा। और पुलिस पूरी ताकत लगाने के बाद भी छोटे से छोटा क्लू भी पुलिस के हाथ में नहीं था। एक तरीके से बिल्कुल परफेक्ट रॉबरी थी बैंक की। अब पुलिस बैठ जाती है, बात वही होती है वेट एंड वॉच की, कि इतना सारा पैसा अगर किसी ने चुराया है तो जाहिर सी बात है वो खर्च भी करेगा। तो बजाय अब ढूंढने के, अब बैठकर ये देखा जाए कि कब वो इसको खर्च करेगा और कब हम उसको पकड़े। लेकिन पुलिस की किस्मत जागती है, और करीब 3 महीने बाद, मतलब ये जो चोरी हुई थी और जुलाई 1976 में हुई थी, और अक्टूबर 1976 में, 1996 में एक लड़की पुलिस स्टेशन आती है, और वो आकर बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड के पास बहुत सारा पैसा आ गया है, और वो बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहा है, और मुझे उसकी बातों से ऐसा लग रहा है उसके पास और भी ज़्यादा पैसा है। और क्योंकि आपके बैंक में चोरी हुई है, और मेरा एक जिम्मेदार नागरिक होने होने के बाद मेरा ये फ़र्ज़ है अपने देश के प्रति कि मैं आपको बताऊं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इस बैंक में जो चोरी हुई है उसमें मेरा बॉयफ्रेंड शामिल है। अब क्योंकि पुलिस तो पहले से ही 3 महीने से तपी हुई थी, उसके हाथ छोटे से छोटा भी क्लू नहीं लग रहा था, और एक तरीके से पूरा देश उसको नाकारा बता रहा था कि हमारी पुलिस किसी काम की नहीं है। अब जहाँ पे उसको एक क्लू मिल गया, और साथ में पूरा नाम, एड्रेस, सारी चीज़ें मिल गई, पुलिस फ़ौरन जाती है और उसको अरेस्ट करती है, और उसको थाने लाती है। और उसके बाद वही पुलिस का जो अपना स्टाइल होता है
उसका टॉर्चर, और उससे पूछा जाता है कि बता पैसा कहाँ है, और थोड़ी देर वो इधर उधर घुमाता है। लेकिन पुलिस के पास पक्की खबर थी, क्योंकि जैसे हमारे देश में भी होता है, आय से ज़्यादा संपत्ति। तो वही चीज़ का वो जवाब नहीं दे पाता कि ऐसा तूने कौन सा बिजनेस करा है, या ऐसा तेरा तेरा कौन सा कारोबार है जो तेरे पास अचानक इतना पैसा आ गया। अब क्योंकि पैसा उसके घर से बरामद हुआ, कुछ उसके बैंक में देखा गया, कुछ उसके हाथ में जो महंगी चीज़ें होती हैं, घड़ी, जूते, सोने की चैन वगैरह, तो कुल मिलाकर वो फंस जाता है। और वैसे भी एक तरीके से जैसे नाम दर्ज रिपोर्ट है, उस लड़की ने पक्का उसको बताया। तो फिर नाम बताने शुरू करता है। तो जिनके नाम बताता है तो वो सारे लोग एक तरीके से मतलब मजदूर टाइप के लोग थे, जैसे दिहाड़ी मजदूर होते हैं, इस तरीके के लोग थे। तो पुलिस को इस बात पर यकीन नहीं आता। पुलिस कहती है कि इतनी बड़ी चोरी, इतना जो अ, इतना बड़ा बैंक जिसकी मजबूती की मिसाल सारी दुनिया में दी जाती है, जिसके अंदर सारी चीज़ें लोहे की हैं, और उसके अंदर ये मामूली मजदूरी चोरी नहीं कर सकते, जो पुलिस का सिक्स सेंस है। तो पुलिस उनसे और उनको और उनकी कुटाई करती है और पूछती है कि बताओ तुम्हारे साथ था कौन। तो क्योंकि जो उसका बॉयफ्रेंड था वो सब वे पढ़े लिखे थे, उन्होंने नहीं बताया, लेकिन जो मजदूर थे उनमें से दो मजदूर बताने के लिए राजी हो जाते हैं। तो दो मजदूर बताते हैं कि जो हमारा मास्टरमाइंड है वो अभी आपने पकड़ा ही नहीं है, और वो अभी भी गायब है, और उसका नाम है अल्बर्ट स्पायारी। अब ये नाम सुनकर पुलिस उसकी सारी चीज़ें चेक करती है, और कुछ दिन में वो इस अल्बर्ट को पुलिस पकड़ लेती है, और पकड़ने के बाद थोड़ा बहुत माल उससे बरामद होता है। और उसके बाद सीधी सी बात है, पुलिस ये यही पता करेगी कि तुमने चोरी कैसे करी और इसका सारा माल कहाँ पर है। अब अल्बर्ट बताता है कि मैं फोटोग्राफर था और मैं खजाने ढूंढता था सब जगह। मैंने बहुत मेहनत करी, कई साल और कई मतलब लाखों रुपए मैंने इस चीज़ पर बर्बाद कर दिए, और मैं यही ढूंढता रहा कि मुझे कहीं खजाना मिल जाए और मैं मालदार हो जाऊं। लेकिन ढूंढते ढूंढते जब मैं काफ़ी परेशान हो गया, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि खजाना ढूंढना इधर उधर बेकार है, क्यों ना किसी बैंक को ही लूट लो। और उसके बाद फिर मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा पैसे किसी बैंक में मिलेंगे, और अ, सबसे अच्छा बैंक कौन सा रहेगा। तो फिर मैं यहाँ फ्रांस आया, और फ्रांस आने के बाद जो शहर है निसिस में पहुँचा, और यहाँ पर मुझे बैंक, जो सोसाइटी जनरल बैंक है, ये दिखाई दिया। अब क्योंकि बैंक तो मिल गया था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, बैंक तो कोई भी देख लेता है बाहर से। अब जो उसके अंदर चोरी करनी है, अब उसकी भी प्लानिंग है। तो उसने सबसे पहले क्या करा कि उसके अंदर अकाउंट खुलवाया, और जब अकाउंट खुलवाने के लिए बैंक के अंदर जाएगा तो जाहिर सी बात है बैंक को अंदर से देखेगा भी आदमी, और जिसको पहले से ही उसके अंदर चोरी करनी है। तो उसने बताया कि मैं जब भी अंदर जाता तो वहाँ के फ़ोटो खींचता था। उसके बाद मुझे लॉकर रूम देखना था, तो फिर मैंने वहाँ पर लॉकर लिया, और मैंने वहाँ के भी फ़ोटो वगैरह खींचे। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें दिख जाती हैं, लेकिन जो सेंसर और अलार्म वगैरह है ये दिखाई देते नहीं है, कोई कितनी भी बैंक के अंदर घूम के आ जाए। तो उसको अलार्म चेक करने के लिए जो उसने तरीका अपनाया वो भी एक बड़ा मज़ेदार था। वो शहर जाता है, वहाँ मार्केट से एक अलार्म वॉच लेता है, जो बहुत तेज़ अलार्म उसके अंदर बोले, जो पहले चलते थे इतने बड़े बड़े अलार्म। वहाँ से अलार्म लेता है और उसको रात का टाइम उसमें सेट करता है, और बैंक में आता है और उसको अपने लॉकर के अंदर जो उसने लिया था उसके अंदर रखता है, और रखने के बाद अपने घर आ जाता है। क्योंकि उसको पता था रात को अलार्म इतनी तेज़ बजेगा, और अगर यहाँ पर अलार्म सिस्टम हुआ बैंक के अंदर तो वो भी शोर मचाएगा, और जैसे ही शोर मचाएगा तो पूरे शहर में हाहाकार मच जाएगा, और सारी पुलिस फोर्स यहाँ पर आएगी। रात को ही बैंक को खोला जाएगा कि शायद कोई चोरी हो रही है, और उसके बाद मेरे लॉकर से वो अलार्म निकलेगा, और मैं बोल दूंगा कि जो मुझे पता नहीं था, मेरे बच्चे का था और मैंने इसलिए रख दिया। इससे ये पता, कुल मिला के ये पता चल जाएगा कि बैंक के अंदर अलार्म है या नहीं है। तो ये उसने बहुत अच्छी तरकीब अपने तरीके से लगाई। अब लेकिन रात में कुछ भी नहीं होता। अब उसको लगता है यार अलार्म मेरा बजा भी होगा लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं होगा। फिर सुबह को बैंक में देखने जाता है कि शायद वहाँ पर जाऊँगा तो हो सकता है कुछ रिपेयरिंग हो रही होगी, या कुछ लोग आए हुए होंगे, या बैंक मैनेजर मीटिंग कर रहे होंगे कि ऐसे रात अलार्म बजा है तो अब तक बज रहा है, तो ऐसा क्या हुआ। तो वहाँ पे नॉर्मली जैसे रोज़ काम होता था बिल्कुल ऐसे ही काम हो रहा है, और वहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। अब उसके दिमाग में आया कि यार ऐसा तो हो नहीं सकता, इतना बड़ा बैंक है इसमें अलार्म ना हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा ही अलार्म ना बजा हो।
और वो दोबारा अपने लॉकर में जाता है, उस अलार्म को चेक करता है तो उसमें बजा हुआ था, लेकिन वो फिर भी एक बार तसल्ली करने के लिए दोबारा से उसके अंदर और टाइम सेट करता है, एक तरीके से चाबी भरता है और फिर से वो अपने उसको अलार्म को अपने लॉकर में रखता है और उसके बाद फिर घर आता है अगले दिन का, फिर वो इसी तरीके से इंतजार करता है, फिर सुबह को बैंक आता है, लेकिन वहाँ फिर भी वही जो नॉर्मल काम हो रहा है वही हो रहा है। तो वो ये उसकी समझ में आ जाता है कि कुल मिला के इस बैंक के अंदर अलार्म है ही नहीं, कोई सेंसर या अलार्म सिस्टम है ही नहीं। तो यहाँ पे वो क्लियर, अब उसको ये बताता कि इसकी दीवारें लोहे की हैं, गेट लोहे का है, और अब इसके अंदर मुझे चोरी कैसे करनी है। तो चोरी के उसका जो रास्ता था वो सिर्फ एक ज़मीन था, या ज़मीन के अंदर से सुरंग खोदी जाए, लेकिन कहाँ तक खोदी जाए, जो सबसे कम समय लगे, जो कम खर्चा हो, कम टाइम लगे। अब उसके लिए वो दिमाग लगाता है। जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो ऑफिस होते हैं वो वहाँ पर एक फेक ऑफिसर बन के जाता है और जाकर बताता है कि मुझे यहाँ का नक्शा चाहिए और मैं फला विभाग से आया हूँ। अब वो वहाँ से वो नक्शा लेकर आता है और वो सारी सीवर लाइन वो अपने टेबल पर रखकर उस नक्शे की देखता है कि बैंक के आसपास से कौन सी सीवर लाइन गुजर रही है। तो जाहिर सी बात है, जो इतना अच्छा बैंक है उसके नीचे से कोई सीवर लाइन होगी नहीं, क्योंकि बैंक वाले भी इतना ध्यान तो रखते ही हैं। लेकिन वो ये दिमाग ये लगाता है कि सबसे करीब कौन सी सीवर लाइन है उसके पास। तो उसको एक सीवर लाइन दिखाई देती है करीब, जो 26 फुट उस बैंक से दूर थी। अब वो उसको बिल्कुल ओके करता है और जो उसका नक्शा है अपने बैग में रखता है और फिर उसी सीवर में जाता है जो बड़ा सीवर शहर का है, और उसके अंदर अंदर से उस नक्शे के आधार पर जाता है और वहाँ पर वो निशान लगा के आता है कि यहाँ से अगर हम सुरंग खोदनी शुरू करेंगे सीवर में तो 26-27 फुट खोदेंगे तो हम उस बैंक में जा सकते हैं। और 26-27 फुट जहाँ पर करोड़ों की चोरी करनी है तो इतनी कोई ज़्यादा है नहीं। अब क्योंकि वो चोरी तो कर सकता है, दिमाग भी लगाता है, लेकिन जो सुरंग का जो उसके लिए भी इंजीनियर चाहिए, क्योंकि कहीं भी वो सुरंग जो भसक सकती है या बैठ सकती है, उसके अंदर दब के मर सकते हैं। तो अब यहाँ पर वो फेल होता है कि अब क्या करूँ। उसके बाद वो जो उस शहर के गैंग होते हैं उनके पास जाता है और उनको जाके अपनी सारी प्लानिंग बताता है कि उसके अंदर ऐसे ऐसे चोरी करनी है और 26 फुट की सुरंग करनी है। तो उसके अंदर जो सबसे पढ़ा लिखा होता है, जो उस लड़की का बॉयफ्रेंड होता है, जिस जो जो लड़की आकर सारा भांडा वहाँ पर फोड़ती है, वो पूरी इंजीनियरिंग तरीके से मैप बनाता है, देखता है, और उसके बाद वो कुछ मजदूर करते हैं और उन मजदूरों को उसके अंदर चोरी में शामिल करते हैं और उनको लालच दिया जाता है और उस सीवर के अंदर सब उतरते हैं और रात में वो उसमें सुरंग खोदनी शुरू करते हैं। अब उसके लिए जो पुलिस ने वहाँ से बरामद किए थे करीब 27 सिलेंडर, कटर और गैस फैन, जो ऑक्सीजन की दिक्कत ना हो, ये सारी चीज़ मतलब अच्छा खासा वो खर्चा करते हैं और उसके अंदर खुदाई, रोज़ रात को वो खुदाई करते हैं और सुबह को वहाँ से चले जाते हैं, कभी कोई आवाज़ सुन ले। उनका रोज़ का यही काम होता है और करीब 2 महीने उनको लगते हैं 26 फीट सुरंग बनाने में। 2 महीने में बड़े आराम के साथ ऐसी सुरंग बनाते हैं जो नीचे बैठे भी ना, और उसके अंदर डंडे, जो हमारी भाषा में बोलते हैं बल्ली और तख्ते वगैरह लगाते हैं और उस बैंक के अंदर वो पहुँचते हैं। अब उनको बस थोड़ी-सी और खुदाई करनी थी और बैंक के अंदर, तो उसको वहाँ पे रोकते हैं और इंतज़ार करते हैं सैटरडे और संडे का, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी होगी, क्योंकि अंदर काफ़ी सारे लॉकर हैं। शहर का बहुत बड़ा बैंक, मजबूत बैंक है, तो ज़ाहिर-सी बात है माल भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर होगा। तो वो लोग सैटरडे का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही फ्राइडे नाइट होती है, वो उसके अंदर उसको खोदते हैं और उसके बैंक के अंदर घुस जाते हैं और फ्राइडे की नाइट, फिर पूरा सैटरडे, सैटरडे की नाइट, फिर पूरा संडे, संडे की नाइट, एक तरीके से उनके पास अच्छा खासा टाइम था। और इतने सारे लोग थे, उनको ज़्यादा टाइम भी लगा भी नहीं होगा सारे लॉकर को तोड़ने में, क्योंकि अलार्म उसके अंदर था ही नहीं, जो वो पहले ही क्लियर कर चुका था। वो सारे पैसे, सारे हीरे जवाहरात और सोना चांदी निकाल कर उसी सुरंग से बड़ी तसल्ली से वहीं पे सोते हैं, खाना खाते हैं, चोरी करते हैं और फिर दीवार पर एक मैसेज लिखते हैं और उस पे ये लिखते हैं कि देखो, हमने बिना किसी हथियार के, बिना किसी खून खराबे के बड़ी शांति के साथ आपके बैंक को लूट लिया, एक तरीके से चिढ़ाकर। और वो वहाँ से सुरंग से अपना सारे के सारे रवाना हो जाते हैं और कोई भी क्लू ऐसा नहीं छोड़ते जिससे वो पकड़ जाए। अगर वो लड़की आकर नहीं बताती तो शायद वो पुलिस को उस चोरी का कभी पता भी नहीं चलता। अब पुलिस, क्योंकि अब उसको अरेस्ट कर चुकी थी और उसके बाद जो माल था
वो बरामद हुआ नहीं था, थोड़ा बहुत माल बरामद हुआ और कोर्ट में केस चलता है, उसको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है अल्बर्ट को। अब उसके बाद भी पुलिस ये परेशान होती है कि आखिर 900 करोड़ का माल है कहाँ। अब वो उससे पूछती है, उसको लालच देती है कि अगर तुम माल बता दोगे तो हम तुम्हारी सज़ा को कम कर देंगे, जो तुम्हारी सज़ा है इसको कम कर दी जाएगी। अब इस चीज़ में काफ़ी सारी उसको लालच दिया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। तो वो कुल मिलाकर ये बोलता है कि ठीक है, मैं जज को बताऊंगा। वो कुछ कोड वर्ड लिखता है और वो पुलिस उसको जज के पास ले जाती है और वो जज को कोड वर्ड दे देता है। तो जज बोलता है कि इसका मतलब क्या है, इनको डी कोड तो करो। तो वो कहता है कि जी नहीं, ये तो मैं आपको अलग से कमरे में आपको अकेले में बताऊंगा। अब वो जज कहता है ठीक है। अब पुलिस बाहर खड़ी रहती है, वो जज के साथ अंदर कमरे में जाता है और वहाँ जो रिकॉर्ड पे है, जो हिस्ट्री में लिखा हुआ है, वहाँ से वो जज को धोखा देता है। और क्योंकि पहली मंजिल पर जज का ऑफिस था और वहाँ पे एक विंडो होती है और उस विंडो से वो कूद जाता है और नीचे ही एक बाइक पर उसका इंतज़ार करता होता है। और जैसे ही कूदता है वो बाइक पर बैठकर वहाँ से भाग जाता है। और भागने के बाद फिर उसका कभी ये पता नहीं चला कि वो कहाँ गया, अल्बर्ट कहाँ गया और उसका वो माल कहाँ गया। दोनों के दोनों गायब। तो धीरे धीरे वक्त गुजरता है और पुलिस उसको ढूंढती रहती है। ढूंढने के जब वो मिलता नहीं है तो फिर अचानक से एक दिन 8 जून 1989 को 1989 को उसकी माँ का पुलिस को फ़ोन आता है कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो पुलिस उसके घर जाती है और कहती है कि आपको किसने बताया। तो उसने बताया कि मेरे बेटे को कोई मार कर और उसकी जो लाश है उसको घर के बाहर रख गया। और वो पुलिस को बताती है और दिखाती है। और ये भी आज तक ये पता नहीं है कि एल्बर्ट को किसने मारा और ना ही ये पता है कि वो चोरी का माल कहाँ गया, क्योंकि 1976 में उसने वो चोरी करी थी और 1989 में वो मर गया। तो अच्छे खासे साल थे उसमें, उसने जाहिर सी बात है वो पैसा खर्च भी करा होगा और अपनी ऐश भी करी होगी। लेकिन उसको मारा किसने और कैसे क्या हुआ, इस बात का आज तक नहीं पता चला। तो ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी और इसमें आपकी क्या राय है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी नई सत्य घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।